अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लड। अभी हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। हमने जिस तरह पहले पढ़ा था कि एक्यूट किडनी इंजरी में द किडनी फंक्शन इज लॉस्ट एंड द ड्यूरेशन इज आवर्स और डेज के लिए। अगर हमारे पास यूरिन आउटपुट की डिक्रीज हो जाए या आपके पास जो यूरिनल प्रोफाइल है हमारी द यूरिया क्रिएटिनिन वो डिरेंज हो जाए तो हम उसको कहते हैं एक्यूट किडनी। क्रॉनिक में क्या है आपके पास द किडनी फंक्शन इज लॉस्ट इरिवर्सिबली। तो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 3 months। ये अलॉन्ग विद आपको इसको कंफर्म करने के लिए और चीज़ें भी होती हैं। वी कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट रीडिंग ऑफ द RFTs कि RFTs हमारे पास आ गए एक दफ़ा दैट आर डिरेंज्ड और हम किसी को कहते हैं कि दिस इज इट मस्ट बी डिरेंज्ड फॉर मोर देन 3 months। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस होनी चाहिए एंड देन वी शुड हैव ग्रेटर लुक, अ बिगर लुक और एट द लेवल ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजी। we'll talk in this investigations, लेकिन मेन थिंग ये है कि आपके पास शुड बी रेंज फॉर मोर देन 3 months। ये हमारे पास आ गया। मेन इसमें देखने वाली बात ये है कि इसकी कॉजेज़ क्या होती है मेन में। उनमें सबसे पहले आपके पास जो बहुत प्रेवलेंट डिजीज़ है हाइपरटेंशन, we have diabetes mellitus that can lead to this, and then the glomerulonephritis. These are the main 3 causes that cause chronic kidney disease. Other diseases can be like adult polycystic kidney disease or a person with renal calculi leading to hydronephrosis leading to reversible kidney injury. So these are the causes. How a patient with kidney disease presents. यूजली इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं कि अगर हमारे पास किडनी फंक्शन लॉस होता है तो एक्चुअली हो रहा क्या होता है। सबसे पहले मैंने बात कर ली कि चले RFTs डिरेंज हो गए, इट्स ओके, एक्सक्रीटरी फंक्शन खत्म हो गया। और क्या होता है? वी नो दैट द एरिथ्रोपोइटीन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द किडनी फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। एरिथ्रोपोइटीन इज सिक्रेटेड। So if the kidney function is lost, so there is no or decreased secretion of the erythropoietin, so that leads to anemia. अब हमें यहाँ पता है कि ना तो आयरन की डेफिशिएंसी है ना B12 या फॉलिक एसिड की, तो यूजुअली वी एक्सपेक्ट व्हाट काइंड ऑफ अनीमिया ऑन द ब्लड CP, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। देन व्हाट एल्स? हम एक चीज़ जानते हैं कि विटामिन D की जो सेकेंड हाइड्रोक्सिलेशन हो रही होती है वो हमारे पास किडनी में होती है। जब वो डिक्रीज हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो विटामिन D कैन नॉट बी एक्टिवेटेड प्रॉपर्ली। तो इम्प्रॉपरली एक्टिवेटेड विटामिन D इट इज अनएबल टू द कॉज। एक्चुअली विटामिन D का काम हमारे पास क्या होता है? गट से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराना। अगर हमारे पास विटामिन D ही एक्टिवेटेड नहीं है तो देयर इज डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। That would lead to decreased serum calcium levels. That's the first manifestation. Now the body reacts to this condition. हमारे पास कैल्शियम लेवल को मॉनिटर करने के लिए जो सेकंड हार्मोन होता है that is parathyroid hormone. तो it gets hypertrophied. Increased level of the parathyroid hormone ये क्या करते हैं? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द किडनी, डिक्रीजेस द एक्सक्रीशन। तो कैल्शियम और दूसरा जो पैराथायरॉयड हार्मोन इट कॉजेज द इंक्रीज लेवल ऑफ द कैल्शियम बाय बोन रिजॉर्प्शन। सो एट द कॉस्ट ऑफ ऑस्टोपेनिया और ऑस्टोप्रोसिस हमारे पास कैल्शियम लेवल्स कहीं ना कहीं जाके मिड में नॉर्मल हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन इसके साथ कंकमिटेंट चीज़ हमारे पास क्या आती है कि जिस तरह हमने कहा कि इट डिक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट एज वेल। तो कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाते हैं लेकिन फॉस्फेट लेवल इंक्रीज कर जाते हैं। और जिस तरह हमने कहा कि वैसे ही एक्सक्रीटरी फंक्शन लॉस है
उसका इफेक्ट भी फॉस्फेट के ऊपर होता है, तो फॉस्फेट लेवल्स आर वेरी मच रेज्ड। अब यहाँ तक कैल्शियम कहीं ना कहीं नॉर्मल हो गया, लेकिन जब इन द लॉन्ग रन विटामिन डी ही नहीं है, पैराथायरॉयड कैन एक्ट प्रॉपरली नाउ, तो आपके पास क्या होता है, इट लीड्स टू डिक्रीज कैल्शियम, increase phosphate and weak bones. This condition is called renal osteodystrophy. तो हमारे पास डिक्रीज कैल्शियम की वजह से और वीक बोन्स की वजह से ये कंडीशन आ जाती है, हमारे पास फॉस्फेट रह गया है, तो इंक्रीज फॉस्फेट लेवल्स, दीज डिपॉजिट इन द स्किन एंड दीज कॉज प्रोराइटिस इन दिस पेशेंट्स। तो हमारे पास ये डिरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है पेशेंट में। और एक और चीज़ याद रखिए कि chronic kidney disease, it is a risk factor for cardiovascular mortality. Itself, so you have to give prophylaxis, like we give the statins, we give the antiplatelets in patients of CKD. यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि अभी हम ग्रेड्स पढ़ेंगे किडनी डिजीज के, क्रॉनिक किडनी डिजीज के। इन द क्रॉनिक किडनी डिजीज देयर इज अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट में पहले हाइपरटेंशन थी तो इट वुड वर्सन इवन विद द प्रॉपर ड्रग थेरेपी, तब ये अनकंट्रोल हो जाती है। और अगर एक पेशेंट पहले हाइपरटेंसिव नहीं था तो तब पेशेंट गेट्स हाइपरटेंशन, दिस वन ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज। और दूसरा, इफ द पेशेंट वाज डायबिटिक, जिस तरह हमने डायबिटीज में भी एक बात की थी कि द इंसुलिन दिस इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, और अगर किडनी फंक्शन आर लॉस्ट तो द इंसुलिन लेवल डिसर्कुलेट फॉर मच मोर टाइम देन दे यूजुअली डू, और इसकी वजह से हमारे पास रिकरेंट अटैक्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आते हैं। सो वी हैव टू आइदर स्टॉप द ड्रग्स, अगर उससे काम चल जाता है, नहीं तो वी डिक्रीज the dose of the drugs. Usually the oral drugs are stopped and we have to go for the insulin, the regular short duration वाली insulin हमें देनी पड़ती है। So these are the complications that usually develop with it. इसके साथ एक और हमारे पास जो लास्ट आती है वो ये है कि हमने ये तो बात कर ली कि the anemia is secondary to erythropoietin levels. जो प्लेटलेट है, due to high levels of urea, these platelets don't function properly. इसकी वजह से हमारे पास पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है। और यही ब्लीडिंग कैन लीड टू वर्सनिंग ऑफ द एनीमिया एज वेल। सो दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज। नाउ अब हम बात करते हैं दैट हाउ अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज प्रेजेंट्स। सो पर्सन with a context of hypertension, diabetes, they usually come with nausea or persistent vomiting for a couple of months, like 3 months से आ रहे हैं, lethargy, weakness, easy fatigability. This is usually secondary to the anemia that they have. Then they have bone pains, as we have discussed कि secondary to hypocalcemia, renal osteodystrophy की वजह से हो रहा है। They have generalized itch, pruritus जो हमने बात की थी कि hyperphosphatemia की वजह से हो रहा है। And then due to uremia there is a condition called restless leg syndrome. They have restless legs mostly at night. The partners usually tell us about this. और दूसरा जिसमें मैंने आपको कहा कि on acquiring further we can
get the impression कि patient, if the not hypertensive, he gets hypertension in this time period. पिछले 3 महीने से या पिछले जितने भी टाइम से सारे के सारे हमारे पास मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर पेशेंट गेट्स हाइपरटेंसिव. और अगर पहले से हाइपरटेंसिव था तो देयर वुड बी अनकंट्रोल्ड. Then if the patient was diabetic, then there are episodes of hypoglycemia. These are usually the common manifestations of chronic kidney disease. So how we investigate such a patient? Blood CPP अगर हम देखेंगे, there would be actually would be decreased and the mean cell volume would be in the normal range. तो normostatic anemia हमारे पास यहाँ पर आ जाता है. हम आगे अगर बात करें तो आगे हम RFTs की बात करते हैं, तो उसमें यूरिन द क्रेटिनिन आर रेज्ड. और एक बात कि सिर्फ एक रीडिंग पे नहीं, मस्ट बी रेंज फॉर अबाउट 3 months to label this patient as a patient of chronic kidney disease. हमारे पास पुरानी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन स्लिप्स पड़ी होंगी नाउ, और हमारे पास बायोकेमिकली तौर पे लैब इन्वेस्टिगेशन पे क्या मैनिफेस्टेशन आ सकती हैं. हमने इस बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस दैट इज फंक्शन ऑफ द किडनी. अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो अगर हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे तो वी कैन गेट हाइपरटेनिया, पोटेशियम लेवल्स बस कैन बी रेज्ड. इसी तरह अगर हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराएंगे तो वी एक्सपेक्ट द पेशेंट हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस. डिक्रीज बाइकार्बोनेट इन वाटर. अब यहाँ तक हमारे पास आ गए. व्हाट एल्स कैन वी डू? द अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी सिस्टम, द एब्डोमेन. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि द किडनी साइज इज, वी कैन गेट स्मॉल किडनीज. Atrophy of the renal system, the kidneys get atrophied, ये हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आता है. और अगर हम बायोप्सी करें, रीनल बायोप्सी, तो वी गेट फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक चेंजेस होती हैं हमारे पास. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज. Now, how we treat this patient? यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, the damage that has been done in the kidney, this is irreversible. तो most of जो भी हमारी ट्रीटमेंट होगी, इनका मेजर गोल ये होता है to just symptomatically improve the patient. एक और चीज़, we have to counsel the patient that there will be a day when we have to go for renal replacement therapy like hemodialysis. ठीक, तो हाउ वी ट्रीट दिस पेशेंट, हम वन बाय वन जो भी क्लिनिकल पेशेंट में मैनिफेस्टेशंस थे उनको हम लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं. इससे पहले एग्जामिनेशन अगर हम देख लें, पेशेंट इज सिक लुकिंग, swallow or grossly pale, in the hands. If the patient is uremic, he can get aspraxis or the flapping tremor. On the arms, we can get scratch marks. और स्क्रैच मार्क क्यों हमने कहा था, जनरलाइज्ड इच होती है पेशेंट में सेकेंडरी टू हाइपरफॉस्फेटिनिया. अब स्क्रैच मार्क्स के बाद अगर हम इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें तो बीपी इज रेज्ड. और इस तरह के पेशेंट है, दे नॉट एबल टू एक्सक्रीट द यूरिन, they might get fluid overload, so JVP can be raised. There will be pitting edema. In the precordium,
If there is uremia, then uremic pericarditis. Patient can have pericardial rub. In the abdomen. Secondary to the fluid overload, हमारे पास ascites आ सकती है. अब पेशेंट को हमने इसका भी evaluate कर लिया, हमने investigation के तौर पर भी लेबल कर लिया, this is a patient of CKD. Now the treatment. स्टार्ट हम करते हैं जो हमने पहली बात की थी कि एनीमिया. As we know that इसमें किसी मिनरल की एसिड डेफिशिएंसी नहीं होती, बल्कि इन द लॉन्ग रन किसी न किसी कंडीशन में हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एब्जॉर्प्शन. गट एडिमा, ये हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन में हमारे पास हीमेटोनिक्स की डेफिशिएंसी हो जाए, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा आयरन या विटामिन B12 या फॉलिक एसिड. यहाँ पे मेन डेफिशिएंसी इज एरिथ्रोपोएटिन. तो वी गिव एरिथ्रोपोएटिन टू द पेशेंट. It is given subcutaneously. It's twice or thrice weekly. We keep the HB from 7 to 10. We don't want to raise from 10 because अगर आप 10 से ज़्यादा HB अगर हम लेंगे तो erythropoietin it can lead to hemorrhage. There is risk of hemorrhage or any thromboembolic event. So this is our range. हमने 7 to 10 तक ना ऐसे पेशेंट का हीमोग्लोबिन रखना होता है. एनीमिया के साथ हमने बात की थी कि हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया के साथ जो वजह हाइपोकैल्सीमिया की थी दैट वाज द डेफिशिएंसी ऑफ द एक्टिवेटेड विटामिन डी. तो क्या हम देते हैं, वी गिव एक्टिवेटेड विटामिन डी. और एक चीज़ एनीमिया के साथ यहाँ पे क्योंकि दीज पेशेंट जैसे हमने कहा कि गट से एब्जॉर्प्शन मुश्किल होती है, तो वी आल्सो गिव hematinics in this patient as well. Iron, we give folic acid, we give vitamin B12. चलिए नेक्स्ट हमने बात कर ली. नेक्स्ट हम रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी को किस तरह ट्रीट करते हैं. with activated vitamin D. And with we can add calcium to it. और एक चीज़ इसमें कि जो हाइपरफॉस्फेटीमिया था उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हमें दो चीज़ करनी है. पहले तो हमें ये करना है कि डिक्रीज द फॉस्फेट कंटेनिंग फूड्स. like dairy products, nuts, and then we give the phosphate binders. So phosphate binders, we give them with food thrice a day. Then अब हम बात करते हैं, हमने ये जो कॉम्प्लिकेशन की बात थी हमने ये कर लिया. अब एक बताने वाली चीज़ होती है कि a patient who was hypertensive has uncontrolled hypertension now, and the patient who was not hypertensive is now hypertensive. Now, how to treat such a patient? Hypertension with renal failure. We know that in this condition, the ACE inhibitors and the ARBs, these are contraindicated. So we are left with हमारे पास ऑप्शन है इनमें. These are
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो भी नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स, like amlodipine, nifedipine. These are used. और जिसका ब्रेकडाउन के इसके साथ this is an independent risk factor for cardiovascular mortality for ischemic heart disease. So we give the patient statins, we give the patient aspirin, low dose, that is 75 milligram per day. आखिरी एक चीज़, क्योंकि इस तरह के पेशेंट if diabetic they get hypoglycemia, so what we do, we use, I will decrease the dose of anti-diabetics, or we stop the drugs and then monitor के बगैर drugs के भी क्या blood sugar levels अगर normal आ सकते हैं तो फिर we can get along with this regime. अब बात ये आती है, these are the drug therapy. When the patient should be sent for the renal the dialysis. So dialysis की indication हमारे पास क्या क्या आती हैं? So dialysis हम उस वक्त करते हैं patient का and all the medical therapy is failing, or we have biochemical values of creatinine greater than 8.5 milligram per deciliter, or in diabetics में threshold हमने ज़रा कम रखी होती है, it goes greater than 6.5 milligram per deciliter. If the urea is greater than 250 milligram per deciliter, or the increase in the urea is greater than 100 milligram per day. If the potassium is greater than 7.1 milliequivalent per liter, and if in ABGs the bicarbonate is less than 12, we do think about it, and the pH goes less than 7.1, or the patient has clinically uremic encephalopathy, or the patient has pericardial valve. So these are the indications for the hemodialysis. और इसमें एक चीज़, you have to tell the patient, you have to counsel the patient that if the dialysis is started, that is the main treatment of this. यहाँ पे इस लेवल पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती. The other option is the renal transplant. Apart from this, there is no other option. They have to go for the dialysis twice or thrice weekly, and this is the permanent treatment. So that's all you need to know about the chronic kidney disease.